इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ चेंजेस को समझना होगा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, और केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स है कटिंग ऑफ पेपर, क्रशिंग अ कैन, चॉपिंग वेजिटेबल्स, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। और केमिकल चेंज के एग्जांपल्स है स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। चलो अब इन एग्जांपल्स को थोड़ा समझते हैं। इन पांचों एग्जांपल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस फिजिकल चेंज ही है। जैसे कि कटिंग, क्रशिंग, चॉपिंग, ये सब करने से शेप एंड साइज चेंज होता है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में सिर्फ स्टेट चेंज होता है। सो ये पांचों एग्जांपल्स जो है वो फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स है। अब ये पांचों एग्जांपल्स देखो। स्पॉइलिंग की वजह से मिल्क में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। कुकिंग में भी हीट की वजह से केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग में भी आयरन जो है वो मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। डाइजेशन में भी फूड का ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सिमिलरली रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज है, क्योंकि रेस्पिरेशन में सिर्फ इतना नहीं है कि हवा अंदर लेना और बाहर निकालना। रेस्पिरेशन में और भी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज फॉर्म होता है। फिर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो ये पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। वैसे ये आपको चैप्टर नंबर 5 में आएगा, तब डिटेल में समझेंगे। सो इन शॉर्ट, रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटेड टू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर आ गए हैं, और वो है केमिकल रिएक्शन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि आपको इस वीडियो में से क्या क्या मिलने वाला है। सो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर पिक्चर्स और एनिमेशन के साथ समझेंगे। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स तो समझेंगे ही, और साथ में सभी एक्टिविटीज़ को भी समझेंगे, और इन एक्टिविटीज़ पर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी करेंगे। प्लस आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट मिलेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इन सब के लिए आपको जाना होगा वेबसाइट पर, और वेबसाइट है nodslearning.com। अगर आप सिंपली गूगल में सर्च करोगे नॉड्स लर्निंग तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। सो जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे आपको इस तरह से सारे चैप्टर्स मिलेंगे, और इन चैप्टर्स को ओपन करोगे तो उसके नोट्स, वर्कशीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो सब आपको इस नोट्स में से मिल जाएगा। प्लस इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ और उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भी है इस नोट्स के अंदर। तो ये एक ही PDF में से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विथ एक्टिविटीज़। सो इस नोट्स को आप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। चलो अब नोट्स के अलावा आपको इस चैप्टर की वर्कशीट भी मिलेगी, जिसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस है, और वो आपको खुद ट्राई करना है। प्लस आपको इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था और कौन से ईयर में पूछा गया था वो सब मेंशन है। तो वेबसाइट पे से ये सब देख लेना, और ये सब कुछ है 100% फ्री। सो यस, दिस इज़ योर जय भैया, और इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे विथ एनिमेशन। सो चलिए चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन। So a chemical reaction is a process in which one or more substances are transformed into new substances through the breaking and forming of chemical bonds। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड वाटर। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये एकदम बेसिक चीज़ है, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो उसके कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट, जिसमें सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, या फिर लिक्विड टू गैस, इस तरह से स्टेट चेंज होता है। सिमिलरली नेक्स्ट इज चेंज इन कलर, यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से कलर चेंज होता है। फिर है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कुछ रिएक्शंस में गैस भी इवॉल्व होता है। एंड नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है कुछ रिएक्शंस में। सो ये सब क्या है? ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन।
चलिए, तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन मतलब कि जो रिएक्शन हमने देखा उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये था आपका वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, तो वो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। सो क्या होगा यहाँ पर केमिकल इक्वेशन? Mg + O2 गिव्स MgO। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंस क्या है? तो रिएक्टेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन होने के पहले मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंस है। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद मिलते हैं, यानी कि जो एरो के राइट साइड पर लिखते हैं वो प्रोडक्ट्स है। अब मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ कि रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स क्या है। देखो, ये सब कुछ आपको नोट्स में से मिल जाएगा, सो नोट्स डाउनलोड कर लेना वेबसाइट पे जाके, क्योंकि ये सब छोटी छोटी टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव कर दो, आपके फ़ोन में या तो लैपटॉप में। ये नोट्स आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो वेबसाइट पे जाइए और नोट्स का भी बेनिफिट लीजिए। आप सिंपली गूगल में सर्च करो नॉज लर्निंग, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से आपको नोट्स, वर्कशीट, PYQs सब कुछ मिलेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स में भी होते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। चलो अब ये समझते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि रिएक्टेंट साइड जितना मास होता है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो रिएक्शन के पहले जितने एटम्स होते हैं उतने ही रिएक्शन के बाद होने चाहिए। इस रीज़न की वजह से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन कैसा होता है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसा होता है, उसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि आप देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे कि जिंक जो है वो लेफ्ट साइड भी एक है और राइट साइड भी एक ही है। हाइड्रोजन दोनों साइड 2 है। सिमिलरली सल्फर दोनों साइड 1 है और ऑक्सीजन 4 है दोनों साइड। सो दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये एग्जाम्पल देखो, इसमें लेफ्ट साइड पर आयन सिर्फ एक ही है और राइट साइड पर 3 है, तो आयन अनबैलेंस्ड है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी लेफ्ट साइड पर 1 है और राइट साइड पर 4 है। सो दिस इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, क्योंकि ये तुक्के लगाने वाला मेथड है और बहुत सिंपल भी है। आपको थोड़े एग्जांपल्स मैं कराऊंगा और थोड़े आपको खुद प्रैक्टिस करने होंगे, और ये सब क्वेश्चंस मैं वर्कशीट में रख दूंगा, वो आपको वेबसाइट पे से मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने केमिकल इक्वेशन तो देखा जिससे हमें पता चलता है कि कौन रिएक्टेंट्स है, कौन प्रोडक्ट्स है, क्या सिंबल्स है, एक्सेट्रा। अब इन रिएक्शन में और भी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है, जैसे कि फिजिकल स्टेट्स, हीट, सनलाइट, प्रेशर एंड कैटालिस्ट। चलो अब ये सब चीज़ें इक्वेशन के साथ समझते हैं। ये इक्वेशन देखो आप, इसमें S है, देन L है, देन AQ है। सो S मतलब सॉलिड, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है। देन L मीन्स लिक्विड, सो H2O लिक्विड स्टेट में है। और ये AQ मतलब एक्वियस, यानी कि जो सब्सटेंस होता है वो पानी में होता है। अब नेक्स्ट है हीट। तो ये इक्वेशन देखो आप, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हीट को मेंशन करने के लिए डेल्टा सिंबल यूज़ करते हैं। चलो अब कुछ रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, तो उसे मेंशन करने के लिए जस्ट एरो के ऊपर सनलाइट लिखना होता है। नेक्स्ट इज प्रेशर। अगर कोई रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है तो उसे भी एरो के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है। अब नेक्स्ट है कैटालिस्ट। तो सबसे पहले तो कैटालिस्ट क्या होता है?
कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिएक्शन को कंप्लीट होने में 40 मिनट लग रहे हैं तो वहाँ पर कैटालिस्ट ऐड किया जाता है, जिससे होगा ये कि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स से 40 मिनट की जगह पर 20 मिनट में हो जाएगा। तो ये काम होता है कैटालिस्ट का। और एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ कैटालिस्ट के बारे में, कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन के दौरान यूज़ नहीं होता है, वो रिएक्शन को बस स्पीड अप करता है, लेकिन वो खुद कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में। चलो मैं यहाँ पर कैटालिस्ट क्या है वो लिख के रखता हूँ, ताकि आप जब नोट्स पढ़ोगे रिवीजन के लिए तब आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रहेगी। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो टोटल 6 टाइप्स है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड लास्ट है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अब हम एक एक करके सारे टाइप्स देखेंगे। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप ही सोचो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, a + b गिव्स AB। तो यहाँ पर क्या हुआ है, a और b कंबाइन हुआ है। सो ऐसे टाइप के रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो द डेफिनेशन इज द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is called a combination reaction। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ कोल, C + O2 gives CO2। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 + O2 gives 2H2O। यहाँ पर भी 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन मतलब स्प्लिट होना, डिवाइड होना, ब्रेक डाउन होना। बस ऐसा ही होता है इस टाइप के रिएक्शन में। चलो मैं आपको जनरल फॉर्म दिखाता हूँ। AB करके एक रिएक्टेंट होता है और वो डीकम्पोज हो जाता है A और B में, यानी कि स्प्लिट होता है या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो डेफिनेशन है अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंसेस। चलो अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अपने आप तो नहीं होता, वो कुछ कंडीशंस की वजह से होता है। जैसे कि हीट सप्लाई करने पर होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, लाइट एनर्जी की वजह से होता है, या फिर और भी कंडीशंस हो सकती है। सो बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, then electrolytic decomposition, and third one is photolytic decomposition reaction। अब ये थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल यानी कि हीट। सो ये ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो हीट की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। लेकिन ये किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से होता है। हीट सप्लाई करने पर यह डीकम्पोजिशन होता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। सिमिलरली दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डीकम्पोजिशन होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है। सिमिलरली अब थर्ड टाइप है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये डीकम्पोजिशन जो है वो लाइट की वजह से होता है, इसलिए इसे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो उसमें से हमें सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस रिलीज होता है। वैसे ये एक्टिविटी आपको दी गई है NCERT में, बट डोंट वरी, मैं लास्ट में आपको सारी एक्टिविटीज़ भी कराऊंगा इसी वीडियो में, और एक्टिविटीज़ में से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी कराऊंगा। एंड दीज एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में। तो आपका एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा और साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे। चलो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि रिप्लेस करना। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है या फिर रिप्लेस करता है। जैसे कि इस जनरल फॉर्म में आप देख सकते हो A + BC गिव्स AC + B। तो यहाँ पर क्या हुआ है, A ने B को डिस्प्लेस किया है और B को बाहर निकाल दिया। इसकी वजह से न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ, दैट इज AC। सो एलिमेंट A डिस्प्लेसेस एलिमेंट B एंड फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड AC।
और एक बात यहाँ पर कि जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन है, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces less reactive element from its compound or solution। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस एग्जांपल में जो आयन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, यानी कि कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को बाहर निकाल दिया। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म्स ZnSO4 एंड कॉपर गया बाहर। सिमिलरली ये लास्ट इक्वेशन पे देख लो, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है और बन गया PbCl2 एंड कॉपर गया बाहर। तो यहाँ पर बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जैसे कि यहाँ पर तीनों इक्वेशन में देखें तो आयन, जिंक एंड लेड ये तीनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। वैसे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है वो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में आएगा, तब डिटेल में समझेंगे, और ये चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स के आयन एक्सचेंज होते हैं। सो ये है जनरल फॉर्म, AB + CD गिव्स AD + CB। तो यहाँ पर होता ये है कि B जो है वो C के साथ चला जाता है और D जो है वो A के साथ आ जाता है। सो ये एक ऐसा टाइप का केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नया कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब कि दो कंपाउंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपनी जगह को स्विच करते हैं, जिसकी वजह से दो नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं। NaOH + HCl गिव्स NaCl + H2O। तो यहाँ पर पहले तो ये समझो कि इन कंपाउंड्स में पॉजिटिव आयन कौन सा है और नेगेटिव आयन कौन सा है। अगर हम NaOH की बात करें तो Na+ और OH- आयन होते हैं। सिमिलरली HCl में H+ एंड Cl- आयन होते हैं। तो अब जब ये दोनों यानी कि NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तब इनके आयन्स एक्सचेंज होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन से मिल जाता है एंड वाइस वर्सा। जैसे कि यहाँ पर Na+ जो है वो दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव यानी कि HCl में नेगेटिव कौन है, Cl, तो Cl के साथ मिल जाएगा। सो NaCl विल बी अवर न्यू कंपाउंड एंड सेम वे OH- जो है वो पॉजिटिव के साथ यानी कि H+ के साथ चला जाएगा। सो और एक नया कंपाउंड बनेगा, दैट इज H2O। तो बस इस तरीके से दोनों आयंस डिस्प्लेस होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी है जो मैंने नोट्स में लिख रखे हैं। अगर आपने नोट्स डाउनलोड किए हैं तो अभी देख लो उसमें, और नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी डाउनलोड करके देख लो और ख़त्म करो इस टॉपिक को। अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रिएक्शंस समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, सो बेटर है कि आप ये एक्स्ट्रा रिएक्शंस नोट्स में से देख लो। चलो अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5th टाइप देखेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये समझो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होता है, या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। सो ये तीन में से अगर कुछ भी होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, इस रिएक्शन में पहले लेफ्ट साइड पर सिर्फ कॉपर ही था, अब CuO बन गया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसलिए ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले लेफ्ट साइड पर था HCl, देन राइट साइड पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया और बन गया Cl2, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। सो इस रिएक्शन में HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब लास्ट एग्जांपल देखो, पहले था Zn, फिर हो गया Zn2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है यहाँ पर। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ये ऑक्सीडेशन का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। सो रिडक्शन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। आप दोनों डेफिनेशंस कंपेयर करो, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड लास्ट में यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल,
इसमें लेफ्ट साइड पर था HgO और प्रोडक्ट में रह गया सिर्फ Hg, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर पहले सिर्फ Na था और वो बन गया NaH, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। नाउ लास्ट एग्जांपल, यहाँ पर पहले था Zn2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके पास, और राइट साइड पर बन जाता है Zn। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। सो दिस इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। सो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। चलो अगेन एग्जांपल्स देखते हैं। ये है आपका पहला रिएक्शन। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पर था CuO, जो कि राइट साइड पर हो गया ओनली Cu। तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है इस कॉपर ऑक्साइड में से, और ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब रिडक्शन रिएक्शन। सो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अब हाइड्रोजन को देखो, पहले था H2 और बाद में राइट साइड पर हो गया H2O, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। सो अगर आप इस पूरे रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है। सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है आपका सेकंड एग्जांपल। सो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, वो राइट साइड पर सिर्फ Zn हो गया। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब कि रिडक्शन। चलो अब कार्बन को देखो, पहले था बेचारा अकेला कार्बन और राइट साइड पर उसको मिल गया ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ, और ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन। सो इस रिएक्शन में ZnO का रिडक्शन हुआ है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा खतरनाक वाला रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में ना तो ऑक्सीजन है और ना तो हाइड्रोजन है। सो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स को देखना होगा, किसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और किसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ये देखना होगा। हमने देखा था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो रिडक्शन। तो यहाँ पर भी हमें यही देखना होगा कि कौन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और कौन लूज करता है। तो उसके लिए हमें इन सभी एलिमेंट्स के चार्जेस देखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम का चार्ज होता है +1, सिमिलरली ब्रोमीन का होता है -1। देखो ये आपको पता होगा कि ये आयनिक कंपाउंड्स है। सो इसमें आयन्स जब स्प्लिट होते हैं तो इट विल बी Na+ एंड Br-। अब ये क्लोरीन का चार्ज कितना होगा? 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अकेला मॉलिक्यूल है बेचारा, सो इसका चार्ज होगा 0। अब NaCl को देखो, यहाँ पर भी सोडियम का चार्ज +1 होता है और क्लोरीन का चार्ज -1 होता है। ये भी आपको पता होगा NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, और इसमें Na+ और Cl- चार्ज होता है। अब Br2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, अकेला मॉलिक्यूल है, सो इसका चार्ज होगा 0। चलो अब देखो कि लेफ्ट साइड पर सोडियम का कितना चार्ज है? +1, एंड राइट साइड पर भी सोडियम का +1 ही है। तो सोडियम का तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। तो सोडियम ने ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और ना ही लूज किए हैं, तो सोडियम को मारो गोली। चलो अब आप देखो ब्रोमीन को, लेफ्ट साइड पर ब्रोमीन का चार्ज है -1, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ब्रोमीन के पास। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है और ब्रोमीन का चार्ज -1 है। दैट मीन्स कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब राइट साइड ब्रोमीन का चार्ज कितना है? 0, क्योंकि वो मॉलिक्यूल है। अब थोड़ा समझो, -1 से 0 हो गया मीन्स व्हाट? -1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था लेफ्ट साइड पर, लेकिन राइट साइड पर 0 हो गया, सो इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ब्रोमीन का चार्ज -1 से 0 हुआ मीन्स कि ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सो NaBr का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब क्लोरीन को देखो, लेफ्ट साइड पर 0 है, दैट मीन्स न्यूट्रल है। अब राइट साइड पर देखो क्लोरीन कितना है चार्ज? -1, और -1 चार्ज मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास। अब समझो 0 to -1 होना मतलब क्या? मतलब ये कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। सो इस रिएक्शन में Cl2 जो है उसका रिडक्शन हुआ है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो ये 2 चीज़ें याद रख लो। रिमेंबर दिस 2 थिंग्स। पहला ये कि अगर चार्ज इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन,
फॉर एग्जाम्पल 0 to +1, और दूसरा ये कि अगर चार्ज रिड्यूस हुआ है तो रिडक्शन, फॉर एग्जाम्पल 0 to -1। सिंपल ही है, चार्ज रिड्यूस हुआ तो रिडक्शन एंड इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। अब देखो, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। जब मैं ये एग्जाम्पल 3 समझा रहा था तब मैंने कई बार एक वर्ड यूज़ किया चार्ज, जैसे कि यहाँ पर +1, -1 एट्सेट्रा। तो इसे एक्चुअली चार्ज नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये सब जो है +1, -1 ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, लेकिन मैं जानबूझकर चार्ज बोल रहा था ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सो एग्जाम्पल नंबर 4। वैसे ये वाला बोर्ड में पूछा गया था MCQ में, और मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूँगा बट आपको डायरेक्टली शॉर्ट में आंसर बता देता हूँ। इसमें MnO2 का MnCl2 में रिडक्शन होता है और HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि ये जो +4 है वो कहाँ से आया। सो MnO2 में जो ऑक्सीजन है उसका चार्ज होता है -2, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। सो -2 × 2 दैट इज़ -4। सो -4 को बैलेंस करने के लिए मैंगनीज का चार्ज होगा +4। सिमिलरली MnCl2 में क्लोरीन का चार्ज होता है -1, लेकिन क्लोरीन 2 है। सो -1 × 2 दैट इज़ -2। सो -2 को बैलेंस करने के लिए मैंगनीज का चार्ज होगा यहाँ पर +2। सो इतना समझने वाला पार्ट था इसमें, और ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या, रिड्यूस्ड मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इस टर्म्स को समझने के लिए ये वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। तो चलो पहला देखते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है तो हम बोलते हैं कि इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल की बात करें तो HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, सो HCl इज़ ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली अगर सब्सटेंस का रिडक्शन होता है तो वो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में MnO2 रिड्यूस हुआ है। चलो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। एजेंट मतलब कि जो हमें कुछ काम करके दे, जैसे कि ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं, टिकट्स बुक करते हैं एक्सेट्रा। मतलब कि ट्रैवल एजेंट हमें ये सब काम करके देते हैं, सो दे आर नोन एज एजेंट। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवा के देते हैं, जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में देख सकते हो आप कि HCl का ऑक्सीडेशन तो हुआ है, लेकिन किसने करवाया, किसकी वजह से हुआ, तो MnO2 की वजह से हुआ। सो MnO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवा के देते हैं। अब देखो ऊपर के एग्जाम्पल में रिडक्शन किसका हुआ है, MnO2 का, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, तो HCl की वजह से। सो HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम द रिएक्शन, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो आपको एक छोटा सा होमवर्क करना पड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन। ये 3 रिएक्शंस है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। सो ये है आपका होमवर्क। वैसे आपको इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा नोट्स में से, और इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछे गए हैं। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि आप अभी इसी वक्त ये क्वेश्चंस ट्राई कर लो और फिर नोट्स में से आंसर्स चेक कर लो। अगर आपने नोट्स अभी डाउनलोड किए हैं तो पेज नंबर 22 पर देखो, इसके आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, बाद में आंसर्स चेक करना। चलिए तो अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 6 टाइप देखते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे टाइप के रिएक्शंस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, मीन्स कि ऐसे रिएक्शंस में हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन ये रिएक्शन तब होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, यानी कि हीट का सप्लाई किया गया है इस रिएक्शन को करने में। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें बिल्कुल अपोजिट है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस है जिसमें सराउंडिंग में हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जब मीथेन का कंबशन होता है, यानी कि जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है और साथ में हीट रिलीज होती है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होता है।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमने जो ये 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन टॉपिक्स में से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और केमिकल रिएक्शंस भी पूछे गए हैं। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में से इस सेक्शन को खास करके रिवीजन कर लेना और केमिकल इक्वेशंस भी लिखकर प्रैक्टिस करना। एंड ये जो 6 टाइप्स देखे हमने, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट में भी रखे हैं, तो वो आप लास्ट में प्रैक्टिस करना वीडियो खत्म करने के बाद। चलो अब हम इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें पहला है कोरोजन। कोरोजन यानी कि जंग लगना। जब कोई मेटल ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एसिड जैसे सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना। अब कोरोजन जो है वो दूसरे मेटल्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि सिल्वर। जब सिल्वर में कोरोजन होता है तो उस पर ब्लैक कोटिंग फॉर्म होता है। सिमिलरली जब कॉपर का कोरोजन होता है तो उस पर ग्रीन कोटिंग फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं कि कोरोजन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सो कोरोजन की वजह से कार बॉडीज को डैमेज होता है। सिमिलरली ब्रिजेस भी आयरन से बनते हैं तो ब्रिजेस में भी बहुत डैमेज होता है। शिप्स में भी आयरन यूज़ होता है, सो आयरन में जब कोरोजन होता है तो इन शिप्स को भी बहुत डैमेज होता है। और आयरन्स की दूसरी जितनी भी चीज़ें बनी होती है, जैसे कि आयरन रेलिंग्स, आयरन डोर्स एट्सेट्रा, उसमें भी जंग लग जाता है। सो कोरोजन की वजह से हमें ये सब आसपास देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम आयरन को कोरोजन से बचा सकते हैं। सो अब देखते हैं हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। तो मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं, देन ग्रीसिंग कर सकते हैं, मीन्स की ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, फिर ऑयलिंग भी कर सकते हैं। कुछ मेटल्स के ऊपर क्रोम प्लेटिंग भी किया जाता है। क्रोम प्लेटिंग में कुछ नहीं होता है, ये बस एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है जिसमें क्रोमियम मेटल का थिन लेयर चढ़ाया जाता है। फिर है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में होता यह है कि आयरन जो है वो हाई टेम्परेचर पर मॉल्टन जिंक मेटल में डिप किया जाता है, जिससे कि आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर फॉर्म होता है। एंड लास्ट है एलॉइंग। एलॉइंग मीन्स कि 2 या उससे ज़्यादा मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स किया जाता है, जिससे कि हम उसका कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में हमने एक इफेक्ट देखा, कोरोजन, लेकिन एक दूसरा भी इफेक्ट है जो कि है रेंसिडिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंसिडिटी क्या है? जब हमारा फूड एयर से रिएक्ट करता है तो हमारे फूड में जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी की वजह से फूड का स्मेल और टेस्ट भी खराब हो जाता है। अब ये देखते हैं कि हम फूड को रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जिससे कि फूड का एयर से कांटेक्ट ना हो। देन नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग फ्लश बैग्स, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें हवा भरी होती है। वो हवा नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होता है, जिसकी वजह से आपके चिप्स बिगड़ते नहीं हैं। अब नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन से भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं जिससे रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो अब बस एक ही टॉपिक बाकी है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अगर आपको ऑलरेडी ये बैलेंसिंग आता है या फिर आप रिवीजन के लिए देख रहे हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि इसमें एक ऐसा इक्वेशन है जिसको बैलेंस करना थोड़ा ट्रिकी है। तो चलिए, इसी वीडियो में हमने पहले समझा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। फिर हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। फिर मैंने ये एग्जांपल्स दिए जिसमें ये पहला वाला बैलेंस्ड इक्वेशन है और सेकंड वाला अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ऐसा बताया था। क्योंकि ये सेकंड वाले में देखो, आयरन लेफ्ट साइड एक ही है और राइट साइड 3 है, सो इट इज़ एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब ऐसे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। देखो, जब भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें तो सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करो, बस इतना याद रखना, तो इजीली बैलेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स में। सो यहाँ पर मेटल है आयरन। सो आयरन कितने हैं लेफ्ट साइड पर? ओनली 1 एंड राइट साइड पर 3। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड पर हमें 3 रखना होगा। सो अब आयरन 3 हो गए दोनों साइड पर। नाउ हाइड्रोजन कितने हैं? लेफ्ट साइड पर 2 एंड राइट साइड पर भी 2, सो इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ ऑक्सीजन कितने हैं? लेफ्ट साइड पर 1
एंड राइट साइड पर 4। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ लेफ्ट साइड पर 4 रखना होगा। अब देखो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस्ड, लेकिन यहाँ पर 4 रखने से बेचारा हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। कितने हो गए हाइड्रोजन? लेफ्ट साइड पर 8 हो गए और राइट साइड पर ओनली 2। तो राइट साइड पर 8 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करना होगा? 4 कर दो यहाँ पर। सो ये हो गए दोनों साइड पर 8 हाइड्रोजन्स। सो अब देखो पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। आयन लेफ्ट साइड पर 3, राइट साइड भी 3। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 4, राइट साइड ऑल्सो 4 एंड हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर 4 into 2 दैट इज 8, राइट साइड भी 4 into 2 दैट इज 8। अब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ये जो मेथड है बैलेंसिंग का उसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन ट्राई करते हैं। ये आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करना है। सो कौन है मेटल यहाँ पर? लेड। कितने हैं? लेफ्ट साइड पर 1 और राइट साइड पर भी 1। सो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन है 3 into 2 दैट इज 6 और राइट साइड पर है 5 ऑक्सीजन। लेकिन हमें 6 करने हो गए राइट साइड पर, तो उसके लिए यहाँ पर 1 से भले 2 कर देते हैं। सो हो गए 6 ऑक्सीजन दोनों साइड। लेकिन ऐसा करने से ये लेड डिस्टर्ब हो गया। राइट साइड पर 2 हो गए, लेकिन लेफ्ट साइड पर तो 1 ही है। सो लेफ्ट साइड पर भी 2 करने हो गए। सो ये लो 2 कर दिए। अब नाइट्रोजन कितने हैं? लेफ्ट साइड पर 2 है एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। सो टोटल 4 नाइट्रोजन है एंड राइट साइड पर ओनली 1। सो 4 करने के लिए रख दो यहाँ पर 4। अब देखो क्या सब कुछ बैलेंस है? लेड लेफ्ट साइड पर 2, राइट साइड भी 2। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 3 into 2 दैट इज 6 एंड दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2। सो टोटल ऑक्सीजन है 12 एंड राइट साइड है 2, देन 4 into 2 दैट इज 8 एंड देन 2। सो टोटल है 12 ऑक्सीजन विच इज बैलेंस्ड। नाउ नाइट्रोजन लेफ्ट साइड है 2 into 2 दैट इज 4 एंड राइट साइड भी 4। सो पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो चलो अब देखते हैं लास्ट एंड मोस्ट खतरनाक इक्वेशन। चलो इसमें भी स्टार्ट विद द मेटल। तो कौन है मेटल यहाँ पर? आयन। कितने आयन है लेफ्ट साइड पर? ओनली 1 और राइट साइड पर है 2। तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो कर दो यहाँ पर भी 2। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2 किया तो कौन डिस्टर्ब हो गया? सल्फर डिस्टर्ब हो गया। कितने हो गए? 4 सल्फर हो गए और राइट साइड पर कितने हैं? सिर्फ 1। तो उसे बैलेंस करने के लिए कर दो यहाँ पर 4। अब सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। देखो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 4 into 2 दैट इज 8 एंड दिस 3। सो टोटल 11 ऑक्सीजन है राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर कितने हैं? 2। अब हमें लेफ्ट साइड पर भी 11 ऑक्सीजन करने हैं। तो कैसे करेंगे? 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 11 आंसर मिले? अगेन ध्यान से सुनो, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 11 आंसर मिले? 2 में हमें 11/2 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो हमें 11 आंसर मिलेगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमें 11 मिलेगा। सो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और हमें 11/2 रखना होगा, जिससे कि हमें 11 ऑक्सीजन मिलेंगे यहाँ पर। सो अब सब कुछ बैलेंस है, चेक कर लो। आयन लेफ्ट साइड पर 2, राइट साइड भी 2। सल्फर लेफ्ट साइड 4, राइट साइड भी 4 एंड ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 11, राइट साइड भी 11। अब देखो ये इक्वेशन करेक्ट ही है, लेकिन ऐसा फ्रैक्शन में लिखोगे तो शायद कोई टीचर आपके हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं। सो इस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा? सिंपली पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए। इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, सो 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को। पहले मैं इस इक्वेशन को फिर से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और उसमें एडिट करता हूँ सो डेट आपको डिफरेंस पता चले। ओके, तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को। सो यहाँ पर 2 की जगह पर हो जाएगा 4। देन यहाँ पर 2 and 2 विल गेट कैंसल, सो बचेगा सिर्फ 11। देन यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड देन यहाँ पर होगा 4 into 2 दैट इज 8। सो ये हो गया आपका फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। वैसे ये दोनों इक्वेशन करेक्ट ही है, लेकिन इस तरह से भी आप इक्वेशन लिख सकते हो अगर फ्रैक्शन रिमूव करना हो तो। अब देखो बैलेंसिंग के ये 3 एग्जाम्पल्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन वर्कशीट में कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी है, वो आपको ट्राई करना है वीडियो खत्म करने के बाद। और अगर आप बैलेंसिंग के इतने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हो तो दिस इज मोर देन इनफ। चलो अब ये टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन अभी तो सिर्फ 70% जितना चैप्टर खत्म हुआ है और इतना इनफ नहीं है। सो अब हम इस चैप्टर की सभी एक्टिविटीज़ देखेंगे और इस एक्टिविटीज़ पर से जो केमिकल रिएक्शंस और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी करेंगे। और ये एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो चलिए अब देखते हैं पहली एक्टिविटी 1.1।
तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको बर्न करना है बाय यूजिंग अ बर्नर। सो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगा। सो मैग्नीशियम स्ट्रिप मीन्स Mg, उसको बर्नर से बर्न करना है, मीन्स वो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करेगा। सो प्लस O2, तो हमें क्या मिलेगा, MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये है आपका केमिकल रिएक्शन। ये अभी बैलेंस नहीं है, सो इसे बैलेंस करने पर आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा। चलो अब ये देखते हैं कि इस एक्टिविटी में से क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखा है, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर। तो जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, और इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और केमिकल रिएक्शन है 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, फिर उस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करना है। सो अगेन पहले हम रिएक्शन समझेंगे। सो हमें टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, मीन्स PbNO3 ट्वाइस। अब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, मीन्स कि ये लेड नाइट्रेट जो है वो पानी में है, सो यहाँ लिखना पड़ेगा एक्वियस, AQ। अब इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, सो प्लस Ki। ये भी सॉल्यूशन है, सो यहाँ पर भी होगा एक्वियस। अब इनके रिएक्शन से हमें मिलेगा PbI2 + KNO3। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, कुछ याद है आपको, दोनों रिएक्टेंट्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर Pb जो है वो I के साथ चला जाएगा और K जो है वो NO3 के साथ जाएगा। अब ये जो PbI2 मिलता है इस रिएक्शन में वो सॉलिड स्टेट में मिलता है, सो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। और फाइनली ये रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो चलो अब देखते हैं इस एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस। सो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसे टाइप का केमिकल रिएक्शन है जिसमें सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्युबल सब्सटेंस कंबाइन होकर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं, विच इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और ये जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड स्टेट में होता है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हो कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म होता है, जिसमें लेड आयोडाइड येलो कलर्ड सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, और इसका केमिकल रिएक्शन है ये। वैसे अगर आप अभी खुद के नोट्स बना रहे हो तो एटलीस्ट ये रिएक्शंस लिखते रहना। पूरा आंसर नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस कर लो अभी। वैसे डोंट वरी, आपको ये सब एक्टिविटीज़, उसके रिएक्शंस और ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। सो चलो अब देखते हैं एक्टिविटी 1.3। एक कोनिकल फ्लास्क में लेना है जिंक ग्रैन्यूल्स। अब उसमें ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो चलो पहले तो रिएक्शन देखते हैं। हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया है जिंक, सो Zn। फिर उस फ्लास्क में ऐड किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो प्लस HCl। सो आपको मिलेगा ZnCl2, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, सो प्लस H2, और इस रिएक्शन में हीट भी लिबरेट होगी। आप ऑब्जर्व करोगे कि फ्लास्क थोड़ा गर्म हो जाएगा, सो प्लस हीट। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको ऐसा फाइनल इक्वेशन मिलेगा। अगर इस एक्टिविटी में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करोगे तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, Zn + H2SO4 गिव्स ZnSO4 + H2 + हीट। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑलरेडी मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया है कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। दूसरा ये कि ये जो रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज होती है, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस पूरे रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले ही देख लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर डाइल्यूट एसिड्स ऑफन यूज इन केमिकल रिएक्शंस इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। तो देखो, डाइल्यूट एसिड इसलिए यूज करते हैं सो दैट हम केमिकल रिएक्शन पर इजीली कंट्रोल रख सके। दूसरा रीज़न ये है कि डाइल्यूट एसिड को यूज़ करके हम एक्सेसिव हीट जनरेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और एक बात कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है उसको लैब्स में रखना रिस्की होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग और कोरोसिव होते हैं। सो इन रीजंस की वजह से हम ज़्यादातर डाइल्यूट एसिड ही यूज़ करते हैं लैब्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। आपको एक बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसमें स्लोली वाटर ऐड करना है। सो चलो पहले रिएक्शन देखते हैं।
बीकर में लेना है कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं। अब इस बीकर में ऐड करना है वाटर, सो प्लस H2O। सो रिएक्शन होने पर हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH ट्वाइस, जिसको स्लेक लाइम भी कहते हैं। और इस रिएक्शन के बाद बीकर गर्म हो जाएगा, सो इसमें हीट रिलीज होता है, सो प्लस हीट। तो ये है आपका फाइनल इक्वेशन। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ इज स्लेक लाइम फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद अ केमिकल रिएक्शन। सो जब क्विक लाइम में वाटर ऐड किया जाता है तब स्लेक लाइम फॉर्म होता है एंड दिस विल लिबरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। और ये है इस पूरे रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। आपको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेना है और पहले इसका कलर नोटिस करना है। देन इस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है और ऑब्जर्व करना है कि हीट करने से क्या कलर चेंज हुआ है। सो पहले तो क्या केमिकल रिएक्शन होता है वो देख लेते हैं। सो फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को हीट करना है तो हमें मिलेगा Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। इस रिएक्शन को बैलेंस करने पर आपको कुछ इस तरह से फाइनल बैलेंस रिएक्शन मिलेगा। सो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट द केमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो देखो, ये जो फेरस सल्फेट होता है उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसका फॉर्मूला है FeSO4 × 7H2O। तो जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो सबसे पहले इट विल लूज दिस वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा जो हमने ऑलरेडी देखा है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट है और वो हीट की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट डाउन एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। सो जब फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स पहले ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, लेकिन हीट करने के बाद इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल्स, सो उसका कलर चेंज हो जाएगा और ये क्रिस्टल्स ब्राउन कलर के हो जाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसमें आपको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है और इस ट्यूब को हीट करना है यूजिंग अ बर्नर। तो पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं। सो लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 ट्वाइस, उसको हीट करना है बॉइलिंग ट्यूब में। सो ये है हीट का सिंबल। अब यहाँ पर हीट की वजह से डीकम्पोजिशन होगा और हमें मिलेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये इक्वेशन अभी अनबैलेंस है, सो बैलेंस करने पर आपको कुछ ऐसा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा। चलो अब देखते हैं इस एक्टिविटी के क्वेश्चंस। सो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन होता है और 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के दौरान टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन फ्यूम्स भी निकलती है जो रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो फिर आपको इसका रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। इसमें बहुत कुछ लिखा है लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। इसमें एक मग लिया है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच किए हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। फिर उसमें पानी भर दिया है और ऊपर से इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को लगाया है। फिर इसमें करंट पास करना है बाय यूजिंग अ बैटरी और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो इन शॉर्ट ये जो एक्टिविटी है उसमें बस पानी में करंट पास करना है। सो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। चलो इस एक्टिविटी पे से एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जब वाटर में से करंट पास किया जाता है तब उसका डीकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और इसका केमिकल रिएक्शन होगा H2O गिव्स H2 प्लस O2 और एरो के ऊपर लिखना है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। सो इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो इसका आंसर है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है।
सो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आपको लेना है सिल्वर क्लोराइड और उसका कलर ऑब्जर्व करो, फिर उसे सनलाइट में रखो और देखो कि क्या हुआ है उसके कलर को। तो चलिए पहले रिएक्शन देखते हैं। हमें लेना है सिल्वर क्लोराइड, सो AgCl, फिर उसको सनलाइट में रखना है, सो एरो के ऊपर लिखना है सनलाइट। अब सनलाइट में रखने से इसका डीकम्पोजिशन होगा और हमें मिलेगा सिल्वर एंड क्लोरीन। अब रिएक्शन को बैलेंस करने पर फाइनल इक्वेशन होगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट ओपन इन दिस सनलाइट। तो सबसे पहले तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है और जब इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, और ये है पूरे प्रोसेस का केमिकल इक्वेशन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज सिल्वर क्लोराइड ऑलवेज केप्ट इन अ ब्लैक बॉटल्स। तो सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक बॉटल्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होता है, मीन्स कि वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। सनलाइट की वजह से सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन होता है सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस में। अब ब्लैक बॉटल जो है वो लाइट को ब्लॉक करता है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक बॉटल्स में रखा जाता है। चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसमें आपको टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है जो ब्लू कलर का होता है, और इस सॉल्यूशन में आयन नेल्स को डिप करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। सो अगेन पहले हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। तो आयन नेल्स है, सो Fe, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है, सो प्लस CuSO4। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और फॉर्म होगा FeSO4 एंड कॉपर हो जाएगा डिस्प्लेस्ड। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इस एक्सपेरिमेंट में। अब सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन आयन नेल्स इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो ऑलरेडी हमने समझ लिया है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और आयन सल्फेट प्लस कॉपर फॉर्म होता है, और ये है इस प्रोसेस का केमिकल इक्वेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When iron nail is dipped in the blue colored copper sulfate solution, it is observed that color of the solution turns light green. Explain the reason for this color change. देखो, जब स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था तो वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब ये रिएक्शन खत्म हो जाता है तब सॉल्यूशन का कलर चेंज होके लाइट ग्रीन हो जाता है। आप देख सकते हो राइट साइड की इमेज में। अगर आपको इमेज में लेबलिंग क्लियर नहीं दिख रहा है तो नोट्स में से देख लो, नोट्स में सब कुछ हाई रेजोल्यूशन में दिखेगा। सो ये जो कलर चेंज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हमने जो आयन नेल्स डिप किया था कॉपर सल्फेट में, वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है और आयन सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है, और ये लाइट ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन में आयन सल्फेट प्रेजेंट है। आयन सल्फेट या फिर इसे फेरस सल्फेट भी कहते हैं, और इसका केमिकल इक्वेशन है ये, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए तो अब आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.10। तो इसमें हमें एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लेना है। अब इन दोनों को मिक्स करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो चलो पहले रिएक्शन देखते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करना है, सो Na2SO4 प्लस BaCl2, सो हमें मिलेगा BaSO4 प्लस NaCl। ये बहुत सिंपल है, बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है यहाँ पर। सो इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट है BaSO4 वो सॉलिड स्टेट में मिलता है और उसका कलर होता है वाइट, सो ये आपको मिलेगा एज अ प्रेसिपिटेट। चलो इसके ऊपर ही एक सिमिलर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन मिक्सिंग सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस। सो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट। सो इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं और इसका केमिकल इक्वेशन है ये। चलिए तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर बेस्ड है और इस टॉपिक में से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे जब आप PYQs देखोगे वेबसाइट पे तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। सो वीडियो ख़त्म करने के बाद PYQs ज़रूर से देखना, सो डैट आपको पता चले कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो चलिए एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में आपको लेना है कॉपर पाउडर और उसे हीट करना है यूजिंग अ बर्नर। सो कॉपर पाउडर को हीट करना है, मीन्स कि कॉपर जो है वो एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सो Cu प्लस O2, तो हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 and 2, तो ये सिंपली कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। सो चलिए अब इस एक्टिविटी पे से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन अ कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश।
सो जैसे कि मैंने कहा, कॉपर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार है। अब इस रिएक्शन के दौरान आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कोटिंग फॉर्म होगा। सो ये ब्लैक कोटिंग की वजह से हमें पता चलता है कि ये कॉपर ऑक्साइड है। चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक। हाउ कैन दिस ब्लैक कोटिंग बी टर्न रेडिश ब्राउन अगेन? मतलब कि ये ब्लैक कोटिंग जो फॉर्म होता है उसको फिर से रेडिश ब्राउन कैसे कर सकते हैं? तो ये तब होगा जब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होगा, मीन्स कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होना चाहिए। सो इसके लिए हमें इस हीटेड कॉपर ऑक्साइड पर से हाइड्रोजन गैस पास करना होगा। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार है। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। सो इससे हमें जो ओरिजिनल रेडिश ब्राउन कलर्ड कॉपर था वो मिल जाएगा। सो यहाँ पर चैप्टर होता है ख़त्म। अब आपको वेबसाइट विजिट करना है, और जिन्होंने नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं वो कर लो, क्योंकि ये आपको रिवीजन में बहुत काम आएंगे। प्लस आपको वर्कशीट में से क्वेश्चंस ट्राई करना है, और इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लो, सो दैट आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर यू विजिट द वेबसाइट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।